अब मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में मुख्तसरन 10 फायदे इस जंग के बाद जो मुसलमानों को और इंसानियत को होने वाले हैं, जो मैंने फोरसी किए हैं, अगर ये पीस टॉक्स कामयाब होती हैं, ये कामयाब ना भी हो, पाकिस्तान बहरहाल कामयाब हो गया, एक टेबल पे बिठा दिया, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं। नंबर 1, इस जंग के बाद गल्फ की सुपर पावर अब इसराइल नहीं होगा, ईरान होगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, जाहिर है इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रकबा तो अल्लाह ने पाकिस्तान से डबल दिया हुआ है उनको, आबादी भी 9 करोड़ है, इतनी आबादी तो किसी गल्फ कंट्री की नहीं बल्कि सारों की मिला के इसके करीब होगी। सुपर पावर अब इस रीजन की, गल्फ की, ईरान होगा। दूसरा फायदा, सऊदी अरब अब महफूज हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सऊदी अरब ने जो पॉजिटिव रोल अदा किया है इस जंग में कि 1000 से ज्यादा हमले सऊदी अरब के ऊपर हुए, जवाबन उन्होंने पाकिस्तान के कहने पे एक हमला भी नहीं किया ईरान के ऊपर। उल्टा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वजीर खारजा के जरिए उनके वजीर खारजा अब्बास अराक्ची साहब को बाकायदा फोन किया है ये पीस टॉक्स के हवाले से। लिहाजा मोहम्मद बिन सलमान की भी कुर्बानी है, उसने वाकईतन एक मुसलमान मुल्क के लीडर होने का सबूत दिया। और फिर पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा तो है, अब तो पाकिस्तान की एयरफोर्स भी, कल उनकी वजारत दिफा की तरफ से पोस्ट आई है कि पाकिस्तान के पायलट्स भी और जहाज भी जो हैं पहुंच चुके हैं सऊदी अरब की हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसराइल भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है ना। तो इसराइल का शुक्रिया कि उसने हमें ये मौका फराहम किया है कि हम पाकिस्तान से बड़ी आसानी से अब इसराइल तक पहुंच सकते हैं, कि सऊदी अरब में हमें अब एक बेस मिल गई है, हमें रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे जहाज वहां पे पहुंच चुके हैं अगर जरूरत पड़ी। तीसरा फायदा, गल्फ कंट्रीज जो हैं अब अमेरिका की तरफ अपने दिफा के लिए नहीं जाएंगे। उनको पता चला है इस जंग के बाद कि जब मुश्किल वक्त आया तो अमेरिका खुद अपने फौजी लेके वहां से भाग गया, बजाय इसके कि वो हिफाजत करता। और ये जो हिफाजत हुई भी है, जो इंटरसेप्ट किया है, वो तो उन्होंने अपने खर्चे पे किया है, वरना बड़ी तबाही होनी थी। यूएई के ऊपर 2200 हमले किए हैं ईरान ने, जिसमें मुश्किल से 10 या 12 हमले जो हैं वो कामयाब हुए हैं किसी हद तक, बाकी तो डेब्रिस गिरने की वजह से तबाही हुई। अगर ये 2200 हमले कामयाब होते तो गजा से बुरी हालत यूएई की हो जानी थी। तो जाहिर है उनके डिफेंस ने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका उनके काम नहीं आया, अपने ही खर्चा काम आया। उम्मीद है कि अब ये मुल्क दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के साथ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ अरब मुल्कों के काम आया बल्कि ईरान के भी काम आया, इस हवाले से कि एटलीस्ट ईरान को बड़ी तबाही से बचाया, अरब मुल्कों को बड़ी तबाही से बचाया, एक दूसरे को ठंडा रखा ताकि ये मामलात आगे ना बिगड़े। चौथा फायदा, सो कॉल्ड जो इब्राहिम अकॉर्ड थी उसका मामला तो अब बढ़ गया इंशाअल्लाह ताला। ये तमाशा बनाया हुआ था इन्होंने कि फिलिस्तीन को अलग से रियासत तस्लीम किए बगैर किस तरह दुनिया के मुल्क इसराइल को रियासत तस्लीम कर ले, वो मुल्क जो अपने आप को मुसलमान मुल्क कहते हैं। यूएई ने तस्लीम कर लिया, इससे पहले तुर्की ने भी किया हुआ है, ठीक है उनके अपने मुफादात हैं, लेकिन बाकी मुल्कों को गन पॉइंट पे सऊदीया के जरिए पाकिस्तान पे प्रेशर डलवाना, सऊदी अरब को तो समझ आ गई है। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान जो है वो वही मौकिफ रखता है जो पाकिस्तान का मौकिफ है। इसी वजह से अब यूएई और सऊदी अरब की नहीं बनती, वरना सऊदी अरब इनका बड़ा भाई होता था। आपको पता है जो सऊदीया कहता था वही ये सब कुछ करते थे। हाँ, कुवैत, कतर, ये मुल्क सऊदी अरब के साथ है, लेकिन यूएई सिंगल आउट हो गया। ठीक है, हम उसके लिए भी खैर की दुआ करेंगे, लेकिन एटलीस्ट अब सऊदी अरब कभी भी तस्लीम करने वाला नहीं है। और हजरत ट्रंप के सामने बैठ के मोहम्मद बिन सलमान ने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी, और वही डिक्लेयर पॉलिसी है पाकिस्तान की, वही दुनिया ने यूएनओ में माना हुआ है, और इंडिया भी उसी पॉलिसी के ऊपर है। ये मोदी को छोड़ दें जो ये जाके गोद में बैठ गए इसराइल की, इंडिया की जो डिक्लेयर पॉलिसी है वो फिलिस्तीन के हक में है। वाजपेयी साहब की तकरीरें रखी हुई हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी की भी ऑफिशियल उनका स्टांस वही है, 2 स्टेट सोल्यूशन। तो इब्राहिम अकॉर्ड का मामला तो अब खत्म हो जाएगा, ता वक्त के फिलिस्तीन को अलग से रियासत ना तस्लीम किया जाए, उसके बाद ठीक है मुसलमान मुल्क तस्लीम करें। हमें कोई लड़ाई करने का शौक नहीं है, दुनिया अमन का गहवारा बननी चाहिए, लेकिन बदमाशी के साथ नहीं, ह्यूमन डिग्निटी किसी की भी वायलेट नहीं होनी चाहिए। 5वां फायदा, ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है उसमें आपको पता है कि ईरान ने ऑलमोस्ट कोई 10 अरब डॉलर का हर्जाना किया हुआ था पाकिस्तान पे। वो खैर पहले ही काफी हद तक सेटल डाउन हो चुका है, अब तो इंशाअल्लाह ताला वो मामला खत्म। पाकिस्तान को अब कोई इस किस्म का ईरान के साथ कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, और उम्मीद है ये जैसे ही पाबंदियां ईरान से उठेंगी तो पाकिस्तान में सस्ता पेट्रोल और गैस जो हमें इतनी ख्वारी के बाद लाना पड़ता है, डीजल कुवैत से हम लेते हैं, कितना खर्चा होता है बैरी जहाज का, यहाँ पाइपलाइन से आपको मिल जाएगा। प्लस सऊदी अरब ने अभी वादा किया है कि हम ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे, फिर आपको खाम तेल मिलेगा ईरान से, सफाई के लिए ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब की अवेलेबल होगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी
तेल सस्ता हो या ना हो दोबारा महंगा नहीं होगा। एक जगह स्टेबल भी हो जाए ना तो तब भी हमें सब्र आ जाए। ज़ाहिर है इकोनॉमी स्टेबल हो जाए तो यही बड़ी कामयाबी है। और अगर वाकयातन बड़े लेवल पे पाबंदियां उठी तो पाकिस्तान में गैस और तेल सस्ता हो जाएगा। 6 नंबर फायदा, इंशाल्लाह IMF से पाकिस्तान की जान छूट जाएगी इंशाल्लाह ताला। अभी सऊदी अरब नहीं आपको $5 अरब का तो वो कह रहे हैं आपको हम कर्जा दे देते हैं तेल के मद में, और वैसे $5 अरब भी आपके अकाउंट में रखवा देते हैं। $10 अरब की आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ऑयल रिफाइनरी लगा देंगे। तो अब IMF वाला मामला तो इंशाल्लाह ताला जान छूट जाएगी। वरना पाकिस्तान ये $3.5 अरब UAE के वापस कर सकता था अगर पाकिस्तान की मदद ना करता सऊदी अरब और चाइना। तो ये मामला भी इंशाल्लाह ताला सेटल डाउन हो जाएंगे। 7वां फायदा, FATF की जो तलवार हर वक्त हम पे लटकी हुई होती है ना, उससे हमारी अब जान छूट गई। अब दुनिया नहीं मानेगी कि पाकिस्तान कोई दहशतगर्द मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान पीस मेकर मुल्क की हैसियत से पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रहा है कि इन्होंने तो World War III रुकवा दी है। World War II के बाद 80 सालों के बाद सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान की ये कंट्रीब्यूशन है पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कोई पाकिस्तान को इस हवाले से नहीं कर सकता। और अब इंडिया ने कोई हरकत की ना जो खुद से वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, पहले भी लानतें कमाई हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की। अब जरा 2.0 करके या 3.0 करके देखें, लोग लानतें इंडिया के ऊपर ही भेजेंगे। वो कहेंगे यार ये आप लोग झूठ बोल रहे हो। देखें आज पाकिस्तान की जगह इंडिया ने होना था। इंडिया की दोस्ती हमसे ज्यादा थी ईरान से, इंडिया की दोस्ती अमेरिका से हमसे ज्यादा थी, लेकिन ऐसी लानत पड़ी इस मोदी की वजह से। इंडिया के अवाम के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, हाँ, वो भी हमारे तरह पिसे हुए लोग हैं। हम कहते हैं इंडियन अवाम जिंदाबाद, ठीक है, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो हुकूमतें हैं ना, अपने मफादात की खातिर पॉलिटिकल लीडर्स ये बेड़ा गर्क करवाते हैं अवाम का। 1/5 ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे रह रहा है और जलील किया हुआ है। आज इंडिया ने ये टॉक्स करवानी थी, इसीलिए तो उनको इतनी तकलीफ है कि पूरी जिंदगी दोस्ती हमने ईरान से की, और जो ईरान के गीत आ रहे हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हक में आ रहे हैं, आर्मी चीफ के हक में आ रहे हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद वो कह रहे हैं। उन्होंने तो इंडिया जिंदाबाद कहना था। इसलिए उनको जो तकलीफ हुई हुई है वो दुनियावी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हुई हुई है। और यही क्रिटिसिज्म कांग्रेस कर रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि अल्लाह के बंदो तुम लोगों ने ये जो जरीर हरकत की, इसकी वजह से आज पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर गया। अदरवाइज आज इंडिया ने ये सब कुछ करवा रहा होना था। अब इंडिया का नाम ही कहीं कोई नहीं ले रहा। मोदी की क्या औकात है मुझे बताएं? कुछ भी नहीं। लोग इस वक्त पाकिस्तान को जान रहे हैं। जो यूरोप अमेरिका में, इवन गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तानी रह रहे हैं, जरा उनसे पूछे तो सही। वहां रहने वाले जो दूसरे लोग हैं वो उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। वो हैरान है कि यार कल तक ग्रीन पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं थी, आज पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्क जो है मुबारकबाद दे रहे हैं, उनके सरबराह यहाँ फोन कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह FATF से भी जान छूटी और पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री की हैसियत से दुनिया के सामने आया। और अब इंशाल्लाह जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें लीड करेगा चाइना, उसमें पाकिस्तान जो है वो एक कलीदी किरदार इंशाल्लाह ताला अदा करेगा इंशाल्लाह ताला। 8वां फायदा वो ये है कि ऐन मुमकिन है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फील्ड मार्शल साहब को अमन के नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर दिया जाए। हाँ जी, अगर हजरत ट्रंप 8 जंगें रुकवाने के ऊपर नोबेल प्राइज के हकदार हो सकते हैं इस हवाले से कि वो डिमांड कर रहे हैं, तो हजरत ट्रंप पे जब बुरा वक्त आया उनकी अपनी जंग तो पाकिस्तान ने रुकवाई है। और वाकयातन ये तो वो जंग है कि वो 800 जंगों पे भारी है। World War II के बाद इस बड़े लेवल की जंग कोई नहीं आई कि पूरी दुनिया इफेक्ट हुई हो। ये World War III है, चाहते ना चाहते हुए। बल्कि बाद लोगों ने तो नाम दे भी दिया है ये। बल्कि मुझे सोहेल भाई बता रहे थे कि पिछले 24 घंटे में, आप बता रहे थे, सबसे ज्यादा अगर कोई दुनिया में बंदा सर्च किया गया ना तो वो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं। उनको सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी। तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए ऑनर की बात है। बाकी जो हमारे इस एतबार से इख्तलाफात हैं कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह है, वो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है, वो रहेगा। लेकिन जो पॉजिटिव चीज है स्टेट के हवाले से, उसकी हम तारीफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 9th नंबर जो फायदा है, 3 मुल्क जो है ना जी वो तो अब बढ़ गए। ये बढ़ गए अब चूंकि ऑफिशियली यूज होता है। चले 3 मुल्क जो है वो हो गए जो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं हमारे, हाफिज़हुल्लाह ताला। हाँ, सल्यूट है जनाब। देखा है इंजीनियर की रूह आई भी है उनमें। हाँ, देखा है शेर अफजल मरवत साहब में मेरी उनसे फोन पे 1 या 2 दफा बात हुई है और मैंने उनको एकेडमी आने की भी दावत दी थी। तो वो मुझे बंदा पसंद आया है, दिल से बोलता है। तो बहरहाल उन्होंने अभी बड़ी जुर्रत दिखाई है पॉडकास्ट में। उन्होंने बाबों को जिस तरीके से आड़े हाथों लिया है तो उनके बाबे तो कोई काम नहीं आ रहे हैं।
और उनके मुखालफीन ने जो क्लिप बनाया वो कह रहे हैं कि ये इंजीनियर की रूह इसमें आ गई हुई है, ये इंजीनियर से मुतासिर हुआ है इसलिए ये कुछ किया। कोई भी समझदार आदमी जिसे पता है यार अल्लाह के बंदो 1965 में जिन बाबों ने बम पकड़े थे, 2025 की जंग में तो हमारे 80 शहरों के ऊपर ड्रोन गिरे हैं, किसी एक बाबे ने भी नहीं पकड़ा और सारे बाबे उन्हीं शहरों में दफन है। लाहौर पे ड्रोन गिरे, इस्लामाबाद में गिरे, कोई हजरत हजवेरी, कोई हजरत बरी इमाम, कोई हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी कराची में, कुछ भी नहीं ना। पहले था, पहले असल में कैमरा नहीं था ना। हाँ, कैमरे ने यकीन करें सबको नंगा कर दिया, झूठ बोलते थे। देखें एक जमाना था बाबों के फजाइल बयान करना मीडिया की रिक्वायरमेंट थी, आज कोई बोल के देखे एंकर भी रोक देते हैं। देखे ना हमारे भाई इंजीनियर रेहान तारिक साहब ने शेर मियां दाद को मनवा नहीं लिया कि तेरी जो कवालियां थी वो शिरकी हैं। आप सोच सकते हैं पहले कोई बात कर सकता था? ये हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत है, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत हक है कि आज हर तरफ तौहीद की बात हो रही है। और अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्लाम का ये है कि तौहीद बयान होगी, हाँ, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान होगी, यानी कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो ये अल्लाह के फजल से तब्दीली आई हुई है। तो 3 मुल्क तो भाई बढ़ गए। नंबर 1 इसराइल ठुक गया, नंबर 2 इंडिया ठुक गया। इंडिया की आवाम से हम मोहब्बत करते हैं, हाँ, अल्लाह करे कांग्रेस की हुकूमत आए, ठीक है। और उन यूट्यूबर्स को मैं सलूट करता हूं जो ईरान के साथ खड़े हुए अपनी हुकूमत के साथ दुश्मनी लेके, पाकिस्तान के डिजिटल बंदरों से बेहतर है। और तीसरा मुल्क अफगानिस्तान, अफगानिस्तान गया, हाँ, ये चोरी की इकोनॉमी पे चल रहा था, कुछ तो वैसे इफेक्ट अफगान अवाम नहीं, यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं अफगानियों के लिए। मैं दुआएं करता हूं, कितना मुश्किल वक्त है कि बदमाश उनके ऊपर हुक्मरान बने हुए हैं। 4 करोड़ अवाम के ऊपर 60,000 मौलवियों ने कब्जा किया हुआ है, इस्तेसाल कर रहे हैं, उनकी बच्चियों को पढ़ने नहीं देते। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में मेडिकल की तालीम हासिल करते हुए इनको तकलीफ है, लेकिन मस्जिद के बाहर वो भीख मांग रही हैं बच्चियां, जिनको कोई वर्गला के शायद बदकारी के ऊपर भी उमादा कर ले, उससे कोई तकलीफ नहीं है। और कल को इनकी औरतें प्रेग्नेंट होंगी, फिर ये लेडी डॉक्टर मांगते फिरेंगे, फिर मर्द इलाज करेंगे तुम्हारी औरतों का, अगर औरतों को पढ़ने नहीं दोगे, उनको डॉक्टर्स नहीं बनने दोगे। और इधर पाकिस्तान के नाक में इन्होंने दम किया हुआ है। और कितने ना भाई तो 6000 खुदकुश हमलावर ठोके है ना साड़ी आर्मी ने। मैं डरा हुआ था, यकीन करें, मैं जब अडियाला में था तो मैं खबरें देखता था, उसी वक्त ये जंग शुरू हुई थी अक्टूबर की। तो मैंने कहा यार उस वक्त वो बयान उस मनूस का आया था जी, 6000 खुदकुश हमलावर तैयार किए हुए, फलस्तीन फतह करने के लिए नहीं, कश्मीर फतह करने के लिए नहीं, पाकिस्तान में मुसलमानों को मारने के लिए। तो मैं बड़ा हैरान था। और फिर उन दिनों हमला हो भी गया, इस्लामाबाद में कचहरी के ऊपर अटैक हुआ, और उसकी वजह से मुझे भी खतरा था कि मेरी भी बेल डिले ना हो जाए, लेकिन शुक्र है कि वो बेल सुनी गई, बाल वो रिजेक्ट हो गई, लेकिन एक स्टेप तो तय हो गया सेशन कोर्ट में। हाँ, फिर उसके बाद इमाम बारगाह के ऊपर हमला हुआ, तो मैं डरा हुआ था कि अब ये बनेगा क्या। फिर पाकिस्तान ने जब ठोका है इनको एयरफोर्स के जरिए, तो देख लें कोई खुदकुश हमला हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि यही कर रहे थे, बंदे के पुत्र बन गए ना। हालांकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब रोजाना एक धमाका हुआ करेगा, लेकिन वो आए हैं ना काबू। तो अल्लाह का शुक्र है इनको अब समझ आ रही है। एक तरफ से तो ये तकलीफ काट रहे हैं ना तजारत की, कि इनको गोश्त यहां से जाता था, गंदुम यहां से जाती थी, मसाले यहां से जाते थे। तकलीफ अवाम काट रही है इन मौलवियों की वजह से। अवाम के साथ मुझे हमदर्दी है, यकीन करें। मुझ पे होता कभी हालात ना होते, मेरी तो ख्वाहिश नहीं थी कि बेचारे यहां से जाते भी। 12 लाख लोग जो गए, ठीक है, अपनी इज्जत के साथ रोटी कमा रहे थे, उन मौलवियों की वजह से ये जलील हुए हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान की मजबूरी थी। खैर अब ऑफिशियल तरीके से लोग वापस आ रहे हैं, यहाँ करोड़ों के बिजनेस हैं, ये नहीं है कि वहां पे पाकिस्तान ने उनको इजाजत दी है, वीजा लगवा के बकायदा आ रहे हैं वापस, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पाकिस्तान ने बिल्कुल कोई कुट्टी नहीं कर दी, अवाम के साथ तो तरस खा रहे हैं। DGISPR भी बार बार कहते हैं कि अवाम के साथ कोई मसला नहीं है, इन मौलवियों के साथ मसला है। तो ये अफगानिस्तान ने तो अपना बेड़ा गर्क करवाया। और दूसरी तरफ अरब कंट्रीज इनको सपोर्ट करते थे, कतर इनको कितने अरब डॉलर देता है, तो वो अब अरब मुल्क जो है वो करेंगे जो पाकिस्तान चाहेगा। हाँ, लिहाजा वहां से भी इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद होगी, यहां से तजारत वाला, तो फिर ये इंसान के बच्चे बनेंगे। इन्होंने कतर में जो एग्रीमेंट किया था उसमें तय किया था कि ये अपने मुल्क में इलेक्शन करवाएंगे, कोई नहीं करवाए। औरतों की तालीम पे पाबंदी खत्म करेंगे, आज 5 साल हो गए कोई पाबंदी खत्म नहीं की है। तो इन्होंने भी खयानत की हुई है अपने अहद के साथ जो इन्होंने किया था। अब इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका इनको थोड़े से पैसे देता है, इनकी इकॉनमी चल रही है। कुछ चाइना सपोर्ट कर देता है और ज्यादा सपोर्ट मिलती है अरब कंट्रीज से, वो भी इनकी खत्म। तो ये 3 मुल्कों के लिए मैसेज है इस जंग के बाद। इस जंग में से ये फायदा निकल आया, खा ये जंग रुके या ना रुके, 3 मुल्क ठुक गए हैं, उन्होंने अपने आप को खुद खोक लिया है, इसराइल, इंडिया और अफगानिस्तान। और 10 नंबर फायदा जो इसमें से निकला है,
ईरान ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि अगर आपका जज्बा जवान हो, दिल में ईमान हो, तो आप दुनिया की सुपर पावर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। अमेरिका को इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इंसानी तारीख में इतनी बड़ी ताकत कभी नहीं आई। ज़ाहिर है पहले तो इस तरह की फोर्सेस नहीं होती थी, ना एयर स्ट्राइक्स होती थी। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी अगर कोई सुपर पावर है तो वो अमेरिका है। उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया। और अगला जुमला जो शायद आप में से अक्सर को बुरा लगे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, बल्कि आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं। पिछले रबीउल अव्वल में मुझे ईरान की गवर्नमेंट ने इत्तेहाद उम्मत के हवाले से जो रबीउल अव्वल में वो मिलाद शरीफ का प्रोग्राम करवाते हैं, उसमें इनवाइट किया था ऑफिशियली। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 17 साल से रबीउल अव्वल का प्रोग्राम अपनी अकेडमी में करते हैं, मुहर्रम का भी करते हैं, रबीउल अव्वल का भी। तो इस रबीउल अव्वल में उन्होंने मुझे बुलवाया था, तो मैंने उनको माजरत की। फिर उन्होंने कहा कि आप वीडियो में अपनी माजरत रिकॉर्ड करवाएं ताकि हम अपनी गवर्नमेंट को बताएं। उनकी एम्बेसी की तरफ से लेटर आया, एम्बेसी में फिर मैंने फ़ोन पे बात की कि यार मेरी मजबूरी आप लोग समझें, मेरे साथ सिक्योरिटी इश्यूज भी लगे हुए हैं, प्लस ये है कि मैं अहले बैत का मुकदमा यहाँ से बयान कर रहा हूँ। मेरे पे खामखा ये फतवा लगा देंगे कि इसे ईरान फंडिंग करता है। पहले सऊदीया की फंडिंग का इल्ज़ाम था, क्योंकि तौहीद तो मैं वो बयान करता हूँ जो सऊदीया वाले भी डरते हैं बयान करते हुए। तो मेरे पे ये भी इल्ज़ाम है कि सऊदीया मुझे फंड करता है। और अहले बैत का दिफा मैं वो करता हूँ कि जो शायद अक्सर शिया भी नहीं कर सके, उसकी वजह से ईरान की फंडिंग का भी इल्ज़ाम लगता है। जबकि मेरा तो आपको पता है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। हाँ, और इल्मी किताबी एक मैं इल्म और किताब को डोमिनेट करने के लिए, वरना इल्मी किताबी फिरके पे अल्लाह की लानत, कोई ऐसा फिरका नहीं, हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह।